नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिफाइंड स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और अभी हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 का जो एग्ज़ाम आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए इसमें आपको अभी वीडियो मिलेंगे, जिसमें पिछला जो वीडियो है जिसमें हमने बात की थी कक्षा 10 में जो बहुपद वाली प्रश्नावली है पॉलिनोमियल्स, उसके बेसिक जो जानकारियाँ हैं और साथ ही साथ शून्याङ्क क्या होते हैं उनका जो संबंध है, और साथ ही साथ हमने जो पिछला वीडियो है उसमें हमने इस बारे में बात की थी कि दो बहुपदों के बीच में भाग किस तरह से दिया जाता है। तो आप में से अगर जिन किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देखिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का जो ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम बाकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो बहुपदों का जो भाग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक इम्पोर्टेंट सवाल है वो लेंगे और साथ ही साथ उसके बाद में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के जो हल करने की विधियां हैं, जिसमें आपकी पूर्ण वर्ग विधि है ना, और गुणनखंड विधि है और सीधराचार्य फॉर्मूला है। इसके बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे बहुपदों के लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने की और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए शुरू करते हैं। बहुपद का जो भाग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेते हैं और देखते हैं कि क्या है सवाल में और किस तरह से इसको सरल करते हैं, किस तरह से वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है जिसमें आपको दे रखा है एक बहुपद f ऑफ x। इसमें आपसे पूछा गया इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि आपको इस बहुपद के दो शून्य दे रखे हैं, अंडर रूट ऑफ 5/3 और माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3। तो अब इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? सभी शून्य ज्ञात करने, तो सभी शून्य पहले देखते हैं कि शून्य होंगे कितने। तो यहाँ पे घात कितनी है? 4 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। और अभी हमने देखा था कि भी जब घात 4 होती है, घात 5 होती है, जितनी अधिकतम घात है उसके शून्य भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ पे जब घात 4 है तो इसके 4 शून्य होने चाहिए, जिसमें से 2 शून्य हमें दे रखे। और शून्य क्या होता है? x के वह मान जो इस बहुपद को 0 बना दे। अर्थात ये आपको x की दो वैल्यूज दे रखी है। अर्थात आपको दिया हुआ है एक तरह से कि x बराबर 5/3 का अंडर रूट भी है और x बराबर माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3 भी है। क्लियर? अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो सवाल है उसको करना कैसे है कि अगर ये शून्य है, ठीक है, तो x इसको आप पक्षांतन कीजिए तो क्या आएगा? x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर 0। और इसका भी अगर आप पक्षांतन करते हैं तो x प्लस 5/3 बराबर 0। ये क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। किसका? इसका, इस पूरे का एक गुणनखंड होगा। तभी तो बराबर 0 करने से ये शून्य का क्या होगा? भाई शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? बहुपद को बराबर 0 करते हैं और उसके गुणनखंड करते हैं और प्रत्येक गुणनखंड को बराबर 0 करते हैं और फिर आप x का मान ज्ञात करते हो। तो जब ये x का मान आया हुआ है तो उसका विपरीत क्रम अगर हम चले, तो विपरीत क्रम को अगर हम चलाएं तो देखिए x का मान आया हुआ है तो पक्षांतन करने पर ये एक गुणनखंड हुआ होगा। अब चूंकि ये गुणनखंड है दोनों ही, इसका मतलब इन दोनों की गुणा करने से, अर्थात x माइनस 5/3 और x प्लस 5/3 का जो अंडर है इसकी गुणा करने से भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। और इसको सॉल्व करने से जो भी मान आता है वो भी क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। और जैसे हम इसकी गुणा करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है? देखिए ये है एक तरह से a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में, है ना, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात x का स्क्वायर माइनस 5/3 का अंडर और 5/3 का अंडर, इसका वर्ग करेंगे। प्लस और माइनस है ना, ये a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में इसका जब वर्ग करोगे अंडर वाले का तो कितना हो जाएगा? अंडर हट जाएगा, अर्थात आपके पास आ जाएगा 5/3। ये भी क्या है? इस fx का एक गुणनखंड है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 क्या है? एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। या फिर आप यहाँ पे 3 लघुत्तम ले लीजिए तो कितना आएगा? देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5, या मैं कहूँ तो 1/3 और 3x स्क्वायर माइनस 5 भी एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। अब जब ये जो है 3x स्क्वायर माइनस 5/3 ये भी अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसका अर्थ ये भी होगा बेटा कि 3x स्क्वायर माइनस 5, इस 1/3 को आप छोड़ दीजिए, ये जो वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 5 ये भी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हमने ये चीज़ किस तरह से प्राप्त की है? देखिए ये जो दो शून्य दिए हुए थे हमने बराबर 0 किया इनको और पक्षांतन करते हुए इनकी करी गुणा।
ठीक है। तो जो पद आएगा वो भी क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। और फाइनली हमने इस चीज को पिकअप किया है कि 3x² - 5 जो है वो भी क्या है, इसका एक गुणनखंड है। और जब ये गुणनखंड है तो क्या होगा कि जब इसका हम भाग देंगे इस f(x) में अर्थात इस बहुपद में, तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि 3x² - 5 का हम भाग देंगे x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x -5 में हम भाग देंगे इस चीज़ का, और चेक करते हैं शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब हमसे कोई त्रुटि रह गई है, ठीक है। अगर शेषफल 0 आएगा मतलब ये गुणनखंड होगा। तो अब हम देते हैं इस 3x² - 5 का भाग। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाग। किस तरह से भाग देते हैं, देखिए 3x² - 5 जो अभी हमने किया था, देखा था कि 3x² - 5 जो है इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो हम भाग देख के चेक करते हैं। जैसे आप इसमें भाग देंगे तो भाग का प्रोसेस क्या है, अभी हमने चेक किया था कि भाई पहले तो ये जो घाते हैं वो घटते हुए क्रम में होने चाहिए, जो घटते हुए क्रम में ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। अब भाग किस तरह से स्टार्ट करते हैं कि अंदर की तरफ जो पहला पद है या बड़ी घात वाला जो पद है उसमें इधर से पहले पद का या बड़ी घात वाले पद का भाग दिया जाता है। तो हम इसमें भाग देते हैं 3x⁴ जो सबसे बड़ा पद है, इसमें हम 3x⁴ का भाग देते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा और x⁴ में x⁴ का भाग देंगे, वही प्रोसेस कि आधार समान है, भाग में है तो घातें घट जाएगी, तो x⁴ - 2 होके कितना आ जाएगा, x⁴ आ जाएगा। इसको भाग देने पर कितना आ जाएगा, x⁴, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लिख देते हैं भागफल जो है वो हमारे प्राप्त होना शुरू हो रहा है, और भागफल कितना आया अभी, x² आया है, ठीक। और यहाँ पे जो भी भागफल प्राप्त होता है उसका फिर क्या करते हो, इस पूरे से गुणा करते हो, ठीक। तो x² की आप गुणा करेंगे किससे, 3x² - 5 से। और जैसे आप गुणा करते हैं देखिए क्या मान प्राप्त होगा, 3x⁴ प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि x² और x² की गुणा से कितना आएगा, x⁴ - 5x²। और ये जो मान आया है वो अब हम यहाँ लिखेंगे। अब कौन सा मान कहाँ लिखेंगे कि x⁴ वाला जो पद है वो x⁴ वाले पद के नीचे, और x⁴ वाला जो पद है वो x⁴ वाले पद के नीचे, अर्थात 3x⁴ ये हम यहाँ लिखेंगे, और माइनस का 5x² ये हम लिखेंगे x² के नीचे, अर्थात यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x²। क्लियर। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम घटाएंगे। और किस तरह से घटाते हैं कि यहाँ पे जो है वो चिन्ह बदले जाते हैं, ठीक है। चिन्ह बदलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। जैसे आप इसमें से इसको घटाओगे ये कट जाएगा, सेम वैल्यू है, केवल चिन्ह का फर्क है, ये कट गया। उसके बाद में देखिए 6x³ के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे घटाने के पश्चात 6x³, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देखिए x² वाले जो पद है वो सॉल्व हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। क्या है यहाँ पे देखो -2 और +5, -2 और +5 वैल्यू कितनी आती है, +3 अर्थात 3x²। उसके बाद -10x और -5 जो भी बचा हुआ है वो एज इट इज हम लिख लेते हैं। और अभी आप देख सकते हो फिर से घाते घटते हुए क्रम में, क्या भाग अभी और भी देना है या यही यहाँ तक भाग हो चुका है। तो घाते देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 3 और यहाँ पे घात कितनी है 2, यहाँ पे घात ज़्यादा है ना, अर्थात अभी भाग जा रहा है, अभी हमें और भाग देना है। और किस तरह से देंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे भाग दिया था। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी घात कौन सी है, x⁴, इसमें हम इस x⁴ वाले पद का भाग देंगे। तो क्या वैल्यू आती है, देखिए 6x⁴ में हम भाग देंगे किसका, 3x² का। जैसे आप भाग दोगे तो 3 का भाग दोगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और ये x³ बटा x², घातें घटेगी, 3 - 2 हो गए, क्या बचेगा x, अर्थात भाग देने पर कितनी वैल्यू आएगी 2x। ये हम यहाँ लिख देंगे भागफल जो हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक। और जो भी आपने यहाँ पे लिखा है अभी, अर्थात जो भागफल अभी लिखा है लेटेस्ट वाला, उसकी आप करेंगे गुणा इन सब से। तो जैसे आप 2x की गुणा करते हैं, जो अभी प्राप्त हुआ ना हमें भागफल, इसकी हम गुणा करेंगे किससे, 3x² - 5 से। तो 3x² - 5 से जब आप इसकी गुणा करेंगे क्या वैल्यू आती है, देखिए यहाँ पे 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6, और x × x² कितना हो जाएगा x⁴ ये x³ आ जाएगा आपके पास, माइनस
2x की गुणा जब -5 से करोगे तो -5 और 2 ये तो गुणा होके कितने आ जाएंगे -10 और x एज इट इज रह जाएगा। तो ये आपके पास गुणनफल आ गया यहाँ पे इन दोनों का। अब ये दोनों मान फिर यहाँ रखेंगे और फिर प्रोसेस क्या होगा घटाने का, फिर घटाएंगे। तो देखिए x क्यूब कहाँ लिखोगे, x क्यूब वाले पद के नीचे अर्थात 6x क्यूब यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में माइनस का 10x कहाँ लिखोगे, x वाले पद के नीचे जो ये माइनस का 10x है यहाँ लिखेंगे और फिर घटाएंगे। जैसे ही घटाओगे ये चिन्ह फिर से बदलेंगे, ये मान देखिए फिर कट जाएगा, आपके पास वैल्यू सेम है, केवल चिन्ह का फर्क है। और यहाँ पर भी देखिए दोनों वैल्यू सेम है और चिन्ह का फर्क है, तो इसमें ये भी कट जाएंगे। तो आपके पास जो जो पद बचे हैं वो कौन कौन से हैं, नेक्स्ट 3x² - 5, क्योंकि देखो ये भी कट चुका, ये भी कट चुका, ये दो ही पद बचे थे वो हमने आगे लिख लिए। अब फिर से भाग का देने की कोशिश करनी है, क्या भाग देना है या ये शेषफल प्राप्त हो चुका है। तो घाते चेक कीजिए, घाते यहाँ पे कितनी आ रही है, मैक्सिमम 2 और यहाँ पर कितनी है 2, तो अभी भी भाग देना है। जब यहाँ पे घात कम प्राप्त होगी यहाँ वाले से, ठीक है, तब हम भाग देना रोकेंगे, तब हम कहेंगे हमें शेषफल प्राप्त हो गया। जब तक घात बराबर है या यहाँ पे घात ज़्यादा है तब तक आपको भाग देते रहना है। तो अभी आप जब इसमें भाग दोगे 3x² में इस 3x² का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। सारी चीज़ें सेम है, कट जाएगी, एक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस का 1। क्लियर। अब ये जो 1 आया है इसकी हम गुणा करेंगे इन दोनों से, और जैसे ही 1 की गुणा करोगे तो सेम यही वैल्यूज रहनी है। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, x² वाला पद कहाँ आएगा, x² के नीचे, और x का पद कहाँ आएगा, x के पद के नीचे, अचर पद कहाँ आएगा, अचर पद के नीचे। 1 की गुणा जब -5 से करोगे सेम यही वैल्यू आएगी, ठीक। और जैसे आप इसको घटाते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ये दोनों वैल्यू सेम है बट डिफरेंट साइन की है, अलग अलग चिन्ह है इनका, इसलिए कट गए। और सिमिलरली ये भी कट गए और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। अर्थात शेषफल जब 0 प्राप्त होता है इसका मतलब जिस चीज़ का आपने भाग दिया था वो इसका एक गुणनखंड है। ये बात हमने पहले भी लिखी थी कि भैया 3x² - 5 जो है वो दिए गए fx का एक गुणनखंड है। क्लियर। तो ये इसका एक गुणनखंड हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इससे आगे क्या करना है। ये गुणनखंड तो हो गए, अब इससे आगे क्या करना है। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ और कि इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, देखो अब देखिए ये सिंपल संख्या के बारे में बात करते हैं। जब हम 3 का भाग देते हैं 7 में, 2 बार जाएगा और यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1। क्लियर। अब आप यहाँ से एक थ्योरम आपको पता होगी छोटी क्लासों में कि ये जो 7 है वो बराबर होगा किसके, 3 × 2 + 1 के। यहाँ पे ये जो चीज़ होती है वो कहलाती है भाजक, ठीक है, जिसका भाग देते हैं, जिसका पहाड़ा बोला जाता है, ठीक। यहाँ पे आपको प्राप्त होता है शेषफल, भागफल। यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, भागफल, और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, शेषफल। और ये जो मान है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ से एक कनेक्शन था इन सब चीज़ों में, एक फॉर्मूला टाइप का बना रखा था। वो क्या था कि भाज्य जो होता है वो बराबर होगा किसके, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर। तो ये भाजक जो है और भागफल की गुणा प्लस शेषफल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आप कह सकते हो कि ये जो पूरा बहुपद है, अर्थात ये क्या चीज़ है, fx, ये किसके बराबर होगा, भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल जो 0 है इसके बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। देखिए अभी हमने जब भाग दिया था तब हमें प्राप्त हुआ, ये भागफल प्राप्त हुआ था और ये शेषफल प्राप्त हुआ था। और अभी जो हमने बात की थी कि भी भाज्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। तो इस बात को हम इस बहुपद के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो fx है वो इन दोनों की गुणा से और उसमें 0 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। क्लियर। अब हमें ज्ञात करने हैं शून्यक। बेसिकली सवाल में क्या काम था कि इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्य किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, बहुपद की वैल्यू के बराबर जो है बहुपद दे रखा है उसके बराबर में हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अर्थात शून्य ज्ञात करने के लिए हम करेंगे fx बराबर 0, f(x) = 0। f(x) देखिए ये जो दे रखा था वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 3x² - 5, ठीक है, और x² प्लस के 2x + 1 बराबर किसके होगा, 0 के।
अब यहाँ से आप देखेंगे कि जब दो चीज़ों की गुणा 0 के बराबर है तो ये चीज़ भी 0 होगी और ये पद भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो इसके बाद में आप लिखोगे कि 3x² - 5 इज इक्वल टू 0 और तथा x² + 2x + 1 भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए जब 3x² यहाँ पे हम लिखते हैं जब 3x² - 5 इज इक्वल टू 0 तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3x² किसके बराबर आएगा 5 के। पक्षांतर होने के बाद ये माइनस वाली चीज़ किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी और इसके बाद में x² बराबर 5/3 3 यहाँ भाग में चला जाएगा गुणा में जो है और इसके बाद में x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 5/3 का अंडर जो आपके पास प्लस माइनस में वैल्यूज आएगी। तो ये जो दो शून्य का आपको पहले से ही दे रखे थे वो हमें प्राप्त हुए हैं दोबारा, ठीक। और इसके बाद में हम बात करें अगर इसकी x² + 2x + 1 की तो ये जब 0 होगा x² + 2x + 1 बराबर 0। अब इससे आगे क्या करेंगे, क्या ये चीज़ किसी से मिलती जुलती है या यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है। आप में से कुछ बच्चों को अगर याद आया हो या कुछ आइडिया लगा हो तो मैं बता देता हूँ, यह है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब अगर मान लीजिए ध्यान में नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पे हम गुणनखंड काम में लेते हैं कि x² पड़ा है, इस 2x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x + x और ये प्लस का 1 एज इट इज पड़ा है बराबर क्या पड़ा है 0। जैसे अब आप यहाँ पे गुणनखंड करते हैं इन दोनों में आपके पास क्या है x कॉमन है तो क्या आएगी वैल्यू x + 1। x² में से x कॉमन ले लिया आपने तो क्या बचेगा x और ये x पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 × x + 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में देखिए इस पूरे पदों में से x + 1 और x + 1 कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा x + 1 और यहाँ से भी क्या आएगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 1 तो ये आ जाएगा x + 1 और जैसे आप इसकी गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, जो मैंने यहीं पे कहा था आपको कि ये किसके बराबर है x + 1 के होल स्क्वायर के बराबर है। कोई बात नहीं, अगर ध्यान में नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ से भी प्राप्त हो गया। अब अगर मैं इसको 0 करूँ और इसको भी 0 करूँ, क्योंकि देखो दो चीज़ों की गुणा किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो ये पहला पद भी 0 होगा और दूसरा पद भी 0 होगा, अर्थात x + 1 बराबर 0 अगर हम करेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा -1 और दूसरे पद से भी आपको क्या प्राप्त होगा x बराबर -1 दूसरी बार भी प्राप्त होगा, अर्थात x बराबर -1 आपको कितनी बार प्राप्त होगा 2 बार प्राप्त होगा। क्लियर, तो दो शून्य तो ये हो गए कौन कौन से -1 और -1 और दो शून्य ये रहे प्लस माइनस √5/3। तो कुल मिला के इसमें घात कितनी थी 4, तो 4 शून्य आने चाहिए थे और चारों शून्य हमने ज्ञात कर लिए। हम लिखेंगे इसलिए जो अभिष्ट शून्य है वो हो जाएंगे आपके पास, एक तो हो जाएगा प्लस का 5/3 का अंडर, एक आ जाएगा माइनस के 5/3 का माइनस √5/3, एक आ जाएगा आपके पास -1 और दूसरा भी अगला जो चौथा पद है चौथा शून्य के वो भी कितना आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमने शून्य को ज्ञात किए। अब इससे आगे देखते हैं क्या क्या मैटर है आपके पास, क्या सिलेबस में है। देखिए अब बात करते हैं गुणनखंड विधि के बारे में, जिसमें देखिए आपको एक सवाल दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण है जिसको गुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं और ये क्या होता है गुणनखंड विधि। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, द्विघात समीकरण जो है वो अपने मानक रूप में होना चाहिए, अर्थात ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप में होनी चाहिए। पहले x² फिर x और फिर अचर राशि। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो अचर पद है और ये जो x² का गुणांक है, ये आप कह सकते हो a और c जो है इन दोनों की हम करते हैं गुणा। ठीक है, इन दोनों की गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे अचर पद है -2 और यहाँ पे a का मान है या x² का गुणांक है 9, तो इन दोनों की जैसे आप गुणा करोगे -2 और 9 की गुणा करोगे वैल्यू कितनी आएगी -18। तो अब आपको क्या करना होता है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होती है, ऐसे दो इसके गुणनखंड करने होते हैं जिनको गुणा करने से तो -18 आ रहे हो, ठीक है, लेकिन उनको जोड़ने और घटाने पर ये b या x का गुणांक, या मैं अभी बात करूँ इस सवाल की तो उसमें -3 जो है वो आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 18 जो है इसके अगर हम टुकड़े करें तो इसके टुकड़े अगर हम करते हैं तो देखिए 9 और 2 भी हो रहा है, लेकिन इनको अगर हम जोड़ें तो होगा 11 और घटाएंगे तो आएगा 7। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो 18 के आपको कोई और टुकड़े ढूंढने होंगे, जैसे कि आप कह सकते हो 3 और 6, ठीक है, जिनकी गुणा करने से 18 आएगा और जोड़ने घटाने पर अगर हम घटाएं तो वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब आपको चिन्ह सहित देखना होगा कि भैया आपको जोड़ने घटाने पर वैल्यू चाहिए -3,
क्या चाहिए, माइनस का 3। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं -6 लूँ और प्लस का 3 लूँ तो इनकी जब मैं गुणा करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, -18, जो इन दोनों की गुणा करने से आ रहा था। और जैसे ही इनको सॉल्व करते हैं 3 प्लस का और 6 माइनस का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो हम ये दो टुकड़े लेंगे, ये दो गुणनखंड करेंगे और इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये जो -3x है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, -6x और प्लस का 3x। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि -6 और प्लस का 3 इंटू x। ठीक है, और उसकी अगली लाइन में जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा -6x और प्लस का 3x। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं कि ये जो पहले दो पद हैं इन दोनों में आप देखिए कि 3x कॉमन है। ठीक है, जैसे आप 3x कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x - 2। और इन दोनों में आप देख सकते हैं एक कॉमन लेने पर वैल्यू क्या बचेगी, 3x - 2। ये 3x - 2 और ये 3x - 2 ये दोनों फिर से कॉमन आएंगे और जो यहाँ से बचेगा 3x और ये +1 ये एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। अब आपके पास दो जो है गुणनखंड है जिनकी गुणा करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 0 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी दो चीज़ें जिनको गुणा करने से 0 प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इन दोनों में से कम कोई एक चीज़ क्या है, 0 है। तो हम कहते हैं या तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। ठीक है, जैसे ये 0 होता है, मान लीजिए 3x - 2 बराबर अगर 0 होता है तो उस कंडीशन में ये 2 का हम पक्षांतन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और उसके बाद में आप 3 यहाँ भाग में भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। इसी तरह से जब ये दूसरा जो गुणनखंड है ये अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3x + 1 = 0। 1 को आप इधर पक्षांतन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। और ये 3 यहाँ बट्टा में भेजने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। तो इसको इस तरह से सॉल्व करने से हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2/3 और एक हो जाएगा -1/3। तो ये सिंपल सी मेथड है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो जिसमें आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो ये आराम से आपके समझ में आ जाएगा और इसकी प्रैक्टिस करने से आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। अब लेते हैं कि इसका थोड़ा सा कठिन उदाहरण इसी मेथड पे। देखिए क्या दे रखा है उस सवाल में। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं इसी गुणनखंड मेथड पे। मान लीजिए आपको ये समीकरण दे रखी है, ठीक है, और इस समीकरण को भी आपको गुणनखंड मेथड से सॉल्व करते हुए इसके x के मान ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड मेथड क्या है, एक बार वापस देखिए। अभी हमने देखा था इस सवाल में क्या करना होता है कि अचर पद और जो x² का गुणांक है इन दोनों की गुणा की जाती है। तो आपके पास यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 4, और अचर पद कितना है, a की घात 4 - b की घात 4। इन दोनों की अगर हम गुणा करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 4 × a की घात 4 - b की घात 4। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब अगर हम बात करें इसके गुणनखंड करने की तो देखिए 4 के आप गुणनखंड कई तरह से कर सकते हो। 4 × 1 कर सकते हो आप, 2 × 2 कर सकते हो। और ये जो a की घात 4 - b की घात 4 है ये आपके a² - b² के हिसाब से उस सूत्र से अगर हम बात करें तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b की गुणा होती है। तो उस हिसाब से अगर हम इसके गुणनखंड करें तो 4 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 और ये हो जाएगा आपके पास a² + b² और आ जाएगा a² - b²। ये 4 चीजें आपके पास एक प्रथम दृष्टया हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इसमें से 1, 2 और एक ये टुकड़ा अलग कर ले और एक ये 2 और एक ये गुणनखंड अलग कर ले, तब अगर उस कंडीशन में इन दोनों को जोड़ा जाए तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4a² आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो है ना 4a² इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि एक तो 2 और साथ में a² + b² और एक अगला 2 और ये a² - b²। इस 4a² के स्थान पर ये चीज लिख देते हैं। इनकी अगर आप गुणा करते हो इस पूरे की, ठीक है, इन दोनों की अगर आप गुणा करेंगे तो वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, 4 × a की घात 4 - b की घात 4। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a²। रही बात इस माइनस की तो ये यहाँ पे पड़ा है और ये जो x है वो भी यहाँ पे पड़ा है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस चल रहा है, बस यहाँ पे कुछ आंकड़े जो है, कुछ जो अचर पद है वो थोड़े इस प्रकार से दे रखे हैं, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल जैसा नजर आता है, जबकि ऐसा है नहीं। इसके पीछे भी वही थ्योरी चल रही है जो आपके इस सवाल में चली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके ये 2 टुकड़े हो चुके हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस x की गुणा कर देते हैं सब जगह, दोनों जगह, और साथ ही साथ माइनस की भी। ठीक है, तो ये जो है ये जो पद है वो हो जाएगा -2x और साथ में आ जाएगा a² + b² और यहाँ पर भी -2 और x होके ये
चीज़ एज इट इज आ जाएगी। और ये जो a की घात 4 माइनस बी की घात 4 है, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, उस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में देखिए इन दो पदों में आप देख सकते हैं 2x कॉमन है। जैसे आप 2x कॉमन लेते हो यहाँ से क्या बचेगा 2x, ठीक है, और माइनस का ये 2x तो आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इन दो पदों में अगर हम देखें तो आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से कॉमन है। जो आप कॉमन लेने के पश्चात यहाँ से क्या बचेगा, इस पूरे से यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से क्या बचेगा इन दोनों में से, ये तो आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इस पूरे पदों में से, इन दो पदों में से ये जो है ना 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये फिर से कॉमन आ जाएगा और शेष क्या बचेगा, यहाँ से जब आपने ये पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से इस पूरे में से आपने ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये दो चीजें आ गई हमारे पास गुणा में और बराबर में कितना है 0। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि या तो ये गुणनखंड है वो 0 होगा या फिर ये गुणनखंड 0 होगा। अगर ये पहला वाला गुणनखंड 0 है तो आप इस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और फिर 2 का भाग दे देंगे तो ये x की एक वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार ये जो दूसरा गुणनखंड है ये भी अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इसको आप पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और उसके बाद में 2 का भाग दोगे तो x की ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये x के दो मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला जो मेथड है वो है पूर्ण वर्ग विधि, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक द्विघात समीकरण दे रखी है और आपको कहा गया है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण को हल करते हुए x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं ये पूर्ण वर्ग विधि क्या है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है बेटा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको 1 बना देंगे। कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे इस समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है 3 है, तो हम क्या करेंगे इस 3 का समीकरण के दोनों पक्षों में या मैं कहूं तो हर एक जगह पर आप उस 3 का भाग दे दीजिए। जितने भी पद हैं उन सभी पदों में 3 का भाग दे दीजिए। ये आपका सबसे पहला काम होगा इस विधि के लिए। सबसे पहला काम क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है जो 3 है इसका हम भाग दे देते हैं। तो देखो इसमें भी भाग दे दिया हमने, यहाँ पर भी भाग दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया और आप चाहे तो यहाँ पर भी दे देते हैं। वैसे 0 में 3 का भाग देने से वैल्यू 0 ही आनी है, इसलिए कोई बात नहीं अगर आप नहीं लिखते हो तो, और लिख देते हो तो भी कोई गलत नहीं है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे 3 का भाग देंगे ये 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू क्या बनेगी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये 5/3 एज इट इज पड़ा है। उसके बाद में अगला काम क्या होगा आपका, अगला काम होगा कि जो अचर पद है उसको आप दूसरे पक्ष में भेज दीजिए। ये आपका सेकंड काम हो गया। ठीक है, पहला काम क्या है एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको इकाई बनाना, और दूसरा काम क्या हो गया कि अचर पद को दूसरे पक्ष में भेज देना। तीसरा काम क्या है, वही इस सवाल का, इस मेथड का सबसे मेन चीज है, वो क्या है, देखिए एक्स का जो गुणांक आपके पास आया है कितना है माइनस के 5/3। इस चिन्ह को आप एक बार छोड़ दीजिए, प्लस आता है चाहे माइनस आता है, इसको एक बार छोड़ दीजिए। एक्स का गुणांक कितना है 5/3, इसका आप क्या कीजिए आधा, अर्थात इसको 1/2 से गुणा कीजिए। ये तीसरा काम एक तरह से, और ये तीसरा काम जो है वो रफ का काम है। तीसरा काम क्या है, एक्स के गुणांक को 1/2 से गुणा कीजिए। कितना आया भाई 5/6। ठीक, अब चौथा काम क्या है कि आप इसका वर्ग कीजिए। चौथा काम क्या है कि जो यहाँ पे 1/2 गुणा करने से जो वैल्यू आई ना उसका वर्ग करना है, और वो वर्ग करके आप क्या कीजिए दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये जो पक्ष दे रखा था ना हमने, दोनों पक्ष है, इस पक्ष में हम क्या करेंगे 5/6 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। कैसे 5/6 कैसे प्राप्त किया, एक्स के गुणांक जो था उसका आधा किया, उसका वर्ग किया, फिर जो वैल्यू आई वो वैल्यू आप दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज पड़ा है, माइनस के 5/3 एक्स एज इट इज पड़ा है, 5/6 का वर्ग यहाँ पर भी जोड़ दिया, और ये जो माइनस का 2/3 है इसमें भी जोड़ दिया। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो देखिए -2/3 एज इट इज पड़ा है और 5/6 का वर्ग कितना हो जाएगा 25/36 ये पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये तीन पद जो है वो आपके बनेंगे
इस चीज का होल स्क्वायर। अब ये कैसे बनाते हैं, कौन सी चीज का होल स्क्वायर बनता है, देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आप कोष्टक के अंदर लिख देंगे एक्स, ठीक। उसके बाद में ये चिन्ह आप यहाँ पे काम में लेंगे, एक्स का गुणांक जो है ना उसका चिन्ह यहाँ पे आप काम में लेंगे, पूरा गुणा काम में नहीं लेंगे। और अगली जो चीज है वो आएगी इस कोष्टक के अंदर वाली 5/6 जो है ना कोष्टक के अंदर, वो यहाँ पे आएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर की जगह पे तो आ जाएगा एक्स, चिन्ह आएगा यहाँ वाला काम में, और अगली जो संख्या आएगी वो इस कोष्टक के अंदर वाली, मतलब जिसका आप वर्क कर रहे थे ना वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ये इस चीज का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो a - b के होल स्क्वायर से तो यही वैल्यू वापस आ जानी है, ठीक। और इसके बाद में देखिए इधर आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, देखिए 3 और 36 का लघुत्तम लोगे और इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/36। इसके बाद में देखिए जैसे ही दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो ये जो स्क्वायर है इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल लोगे तो, और 1/36 जो है इसका वर्गमूल लोगे आप तो क्या आ जाएगा 1/6, वो भी प्लस माइनस का, दोनों चिन्ह लेने हैं आपको। अब इससे आगे x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। जैसे ही प्लस चिन्ह लोगे तो देखिए 5 + -1/6 जो था इसमें आप प्लस लोगे तो क्या आ जाएगा 5 + 1/6 अर्थात 6/6 अर्थात 1, और जैसे ही माइनस का चिन्ह लेते हो यहाँ पे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5 - 1/6 अर्थात 4/6, अर्थात इसको आप 2 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो ये इस तरह से ये x का मान ज्ञात हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज है पूर्ण वर्ग विधि, इसमें बस कुछ स्टेप है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये स्टेप आप ध्यान रखेंगे तो ये विधि बहुत ईजी है और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे आगे जो है आपके द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला क्या है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य सूत्र, या जिसको कहते हैं आपकी किताब में मिलेगा आपको द्विघाती सूत्र नाम से भी, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या होता है, देखिए इस सूत्र से क्या करते हैं कि x की डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकते हो आप। अगर जैसे देखिए आपके पास एक द्विघात समीकरण दे रखी है जिसमें x की घात अधिकतम कितनी है 2 है, यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये इसका व्यापक रूप है, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई समीकरण दे रखी है तो श्रीधर आचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से आप x का डायरेक्टली मान ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला जो है वो है आपका द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र, जिसको आपको थोड़ा सा आप इस पे प्रैक्टिस करें तो ये आसानी से याद हो जाएगा। x का मान क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये 2-3 बार आप देखेंगे, 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई इस सूत्र से हम x का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा सवाल हमने लिया है कि x² - 3x + 2 = 0। ये आपको एक समीकरण दे रखी है और अगर हम इस समीकरण का हल या x का मान इसी सूत्र से ज्ञात करना चाहे तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप तुलना करेंगे इस समीकरण की मानक समीकरण से कि भाई ax² है, यहाँ पे x² है, मतलब a क्या है x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² के गुणांक में क्या है कुछ भी नहीं, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो a का मान कितना हो गया 1 हो गया। फिर b क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए x के गुणा में क्या है -3, तो b का मान कितना हो गया -3। फिर c क्या होता है अचर राशि, तो यहाँ पे अचर राशि कितनी है 2, तो c का मान कितना हो गया 2। अब ये a b और c के मान आप इस सूत्र में रख दीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे, माइनस इस सूत्र का जो एज इट इज पड़ा है, b का मान यहाँ पे रखेंगे जो कितना है -3 यहाँ रख देंगे। फिर है सूत्र में आगे प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, उसके बाद में अंडर रूट लिख दिया हमने, b², b का मान कितना है -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर फॉर्मूला कहता है माइनस का 4a × c, तो माइनस का 4 एज इट इज पड़ा है, a और c के स्थान पर हमने 1 और 2 रख दिया, जो अभी हमारे पास a और c का मान कितना है 1 और 2 है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2a, तो 2 पड़ा है और a का मान कितना है 1। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस एज इट इज पड़ा है, -3 का स्क्वायर चाहे +3 का स्क्वायर कितना होता है 9। उसके बाद में इनकी गुणा करने से कितना आएगा 8, ये माइनस एज इट इज पड़ा है, ठीक, और बट्टा 2 भी पड़ा है। अब जैसे ही आप इस अंडर रूट को ओपन करेंगे 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, और उसका जब आप वर्गमूल लोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी।
तो यहाँ पे ये हमारे पास ये पद आ चुका है और अब हमें x का जब मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ पे माइनस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही प्लस चिन्ह लेते हैं तो ये बढ़ जाएगा 3 + 1 है ना बटा 2, ये जो हो जाएगा 4/2 अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर आप माइनस चिन्ह लेते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3 - 1/2 अर्थात 2/2 अर्थात x का मान कितना आ जाएगा 1। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई x का मान इस विधि से किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अब इसी सूत्र में एक चीज और गौर करने लायक है बेटा कि ये जो है ना b² - 4ac है ना, b² - 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या इसको d से व्यक्त करते हैं, या हम इसको कहते हैं विभक्तिकर। क्या कहते हैं, विभक्तिकर कहते हैं इसको। ये क्या चीज होती है कि ये जो b² - 4ac है ना, इसी का एक दूसरा नाम दे रखा है क्या, विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट। इस पे अगर आप अलग अलग मान रखते हैं, यहाँ पे अंडूड में अगर अलग अलग प्रकार की वैल्यूज आती है तो हम कह सकते हैं कि x के जो आंसर आने वाले हैं, मूल आने वाले हैं समीकरण के, वो किस प्रकार के होंगे। देखिए अगर यहाँ अंडूड में वैल्यू 0 हो गई, ठीक, तो +0 करो चाहे -0 करो कोई फर्क नहीं पड़ना, अर्थात उस कंडीशन में आप +0 लेके चलेंगे तब भी x की वैल्यू वही आएगी, -0 लेके चलेंगे तब भी x की वैल्यू वही आएगी। अर्थात जब d का मान 0 होगा उस कंडीशन में मूल जो होंगे वो आपको समान प्राप्त होंगे, दो अलग अलग मान नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास अंडूड को सोल्व करने पर वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो +1 करेंगे तो अलग मान आएगा, -1 करेंगे तो अलग मान आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आता तो 3 + 0 वो भी 3 रहता है, 3 - 0 वो भी क्या होता, 3 ही रहता। तो उस कंडीशन में दोनों ही प्रकार से जब आप प्लस लेते चाहे माइनस लेते वैल्यू सेम आती। तो हम क्या कहेंगे, जब d का मान या डिस्क्रिमिनेंट या विभक्तिकर का मान जब 0 है तो मूल क्या होंगे, समान होंगे, साथ ही साथ मूल वास्तविक भी होंगे, वास्तविक संख्या ही तो प्राप्त होगी ना यहाँ पे। क्योंकि देखिए b और ये जो है ना, ये सारी बाकी सारी चीजें ये क्या है, वास्तविक ही है। अंडरूट के बाहर की जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या है, वास्तविक संख्या रहेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अगर 0 नहीं रहा, मान लीजिए माइनस की संख्या आ गई, अर्थात d के अंदर या d का जो मान है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, अर्थात माइनस की वैल्यू आ गई, अर्थात अंडरूट के अंदर माइनस आ गया। तो इसको सॉल्व करना अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब अंडरूट के अंदर माइनस की संख्याएं आती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो आपके हायर क्लासेस में 11th 12th में आएगा। आयोटा से उसको व्यक्त करते हैं, काल्पनिक संख्याएं उसको कहते हैं। उस कंडीशन में अगर आपके पास d का मान नेगेटिव आता है या अंडरूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम कहेंगे मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। आपको बस इतना सा लिख के इसको छोड़ देना है, क्योंकि इससे आगे की जो चीज़ है वो आपके हायर क्लासेस में आएगी। और अगर d का मान पॉजिटिव आता है, अर्थात अंडरूट के अंदर पॉजिटिव संख्या आती है, तो उसका अंडरूट प्राप्त होगा हमारे पास। जैसे अभी हमारे पास अंडरूट संख्या क्या आई थी, अंडरूट के अंदर क्या आया था, 9 में से 8 घटा के अंडरूट के अंदर क्या आया था, 1 आया था। तो उसका कोई ना कोई मान आएगा जो होता है 1। अब प्लस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो x के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। वो सारे क्या होंगे, वास्तविक मान होंगे। अर्थात जब d का मान पॉजिटिव होता है तो मान तो क्या होंगे, वास्तविक। x का मान जो आएगा वो आएगा वास्तविक, लेकिन अलग अलग या भिन्न भिन्न लिख सकते हो, अर्थात दो अलग अलग प्रकार के मान प्राप्त होंगे। तो इस पर जो क्वेश्चन बनता है अधिकतर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें 2020 के अंदर, तो इसमें अगर क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है कि अगर कोई समीकरण दे रखी होती है आपको और कहा जाता है कि भाई इसके मूल समान है, तो एक चीज दे रखी होगी सवाल में, उसका मान ज्ञात करना होता है, k होता है, p होता है, q होता है। तो उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है, वो हम लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट सा सवाल कि द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करते हुए एक सवाल बनाया गया है। देखिए सवाल में क्या दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण दे रखी है और आपको दिया हुआ है इसके मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, भैया समीकरण क्या दे रखी है, kx × x - 2 + 6 = 0। इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो kx की गुणा करेंगे दोनों पक्षों दोनों चीज़ों से, तो यहाँ पे आ जाएगा kx² और माइनस का 2kx प्लस का 6 = 0। ये आपके द्विघात समीकरण आ गई सॉल्व करके। अब हमारे पास जो मानक समीकरण होती है द्विघात समीकरण की, वो क्या होती है, ax² + bx + c। इससे अगर हम इस समीकरण को तुलना करें
है ना, कंपेयर करें दोनों को तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे k है, मतलब a का मान कितना हो जाएगा k। इसी तरह से b का मान हो जाएगा माइनस का 2k और c का मान हो जाएगा 6। अब आपको दिया हुआ है कि मूल समान है, और अभी हमने देखा था मूल समान कब होते हैं, जब जो अंडररूट के अंदर वैल्यू आ रही थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, या हमने इसको संकेत दिया था d से, या विभक्ति कर या डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तब मूल क्या होते हैं समान होते हैं। तो हमें चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि इसके मूल समान है, अर्थात d जो होता है या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो इसमें हम b a और c का मान रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए b स्क्वायर का मतलब हो गया 2k माइनस 2k का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस का 4 एज इट इज पड़ा है, a इंटू सी, a का मान है आपके पास k और c का मान है 6, वो यहाँ पे रख दिया। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं कि माइनस का 2k का स्क्वायर, देखो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। फिर इनकी जब गुणा करोगे तो देखो 6 इंटू 4 24 और ये k माइनस एज इट इज पड़ा है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, देखिए 4k इस यहाँ पे कॉमन है, 4k अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, 4 तो आपने कॉमन ले लिया, k की घात 2 थी उसमें से 1 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक k बच जाएगा, माइनस का माइनस बच जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा 6, ठीक। और जैसे ही अब आपके पास देखिए दो गुणनखंड आ चुके हैं, इन दोनों की गुणा करने से अगर आपको 0 प्राप्त हो रहा है तो आप कहोगे ये गुणनखंड भी 0 है और ये गुणनखंड भी 0 है। अगर इसको आप 0 करोगे 4k बराबर 0, मतलब k बराबर कितना हो जाएगा 0/4 या 0, और ये अगर गुणनखंड 0 होगा, k माइनस 6 बराबर 0 होगा, तो पक्षांतरण करने से k बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये इस तरह से हमारे पास k के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दे रखा है। अब हम बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस प्रश्नावली में, वो है लघुत्तम और महत्तम। स्पेसिफिकली वो है आपके बहुपद के रेस्पेक्ट में, कि जो आपको बहुपद दे रखे होते हैं उस पर आपको लघुत्तम महत्तम ज्ञात करना होता है। तो देखते हैं किस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं और किस तरह से लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं लघुत्तम और महत्तम के बारे में, या एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। देखो एलसीएम जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, या फिर हम उसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, या फिर आपके जो एचसीएफ होता है उसको उसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में हम उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तीय। अब इसमें क्या करना होता है कि जैसे आपको लघुत्तम या महत्तम ज्ञात करना जब होता है तो हम क्या करते हैं, इन सब के गुणनखंड करते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 मान दे रखे, हमें इन 2 पदों का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं, हम इसके गुणनखंड करेंगे, अर्थात टुकड़े करेंगे जिनकी गुणा करने से ये वैल्यू आ रही हो। तो 24 के गुणनखंड अगर हम करें तो वो होगा 2 की घात 3 इंटू 3, और फिर ये एक्स स्क्वायर वाई और जेड ये एज इट इज पड़े हैं, आप चाहे तो इसको भी x इंटू एक्स करके लिख सकते हो, और इस 2 की घात 3 को भी आप 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। इसी तरह से ये 27 एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर और जेड की घात 4 ये भी इसी तरह से लिख रखा है। अब बात आती है लघुत्तम और महत्तम की। तो देखिए बेटा, आप में से कई बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर लघुत्तम में कौन सी चीज़ लेते हैं, महत्तम में कौन सी चीज़ लेते हैं। तो मैं आपको एक बहुत शॉर्ट सी एक तरीका बता रहा हूँ, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि लघुत्तम और महत्तम में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखो लघुत्तम समापवर्तीय ल से आप पकड़िए ले लो सारे पद, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा ले लो सारे पद, अर्थात सारी चीजें ले लेनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, और अगर कोई चीज कहीं पे 2 बार 3 बार रिपीट हो रही है तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो आपको लेनी है। अर्थात आप देखिए कि 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इन दोनों पदों में जिनका आपको लघुत्तम ज्ञात करना है, तो 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। और हम बात करें एलसीएम की या लघुत्तम की या ले लो सारे पद की, तो उस कंडीशन में आपको ये 2 भी लेना है और जितना अधिकतम है उतना लेना है, अर्थात 2 की घात 3 लेनी है, ठीक, अधिकतम जो है। उसके बाद में हम बात करते हैं 3 की, तो यहाँ पे इसकी घात 1 है, यहाँ पे घात कितनी है 3 है, इसका अर्थ अधिकतम सारे के सारे पद लेने हैं, अर्थात ये 3 भी कितना लेना है, घात 3 तक लेना है, ठीक है। तो 3 की घात 3 भी लेनी है आपको। बात करते हैं एक्स वाई और जेड की, तो एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, एक्स की अधिकतम घात सारे पद लेने हैं, तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है 4, ये भी आपको ले लेनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं y की, तो y की घात यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो सारे पद लेने हैं, तो y की घात भी हम कौन सी लेंगे
सबसे ज़्यादा जो घात है वो ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद में z की अगर हम बात करें तो z भी हमें अधिकतम लेना है, अर्थात z की घात 4 लेनी है, जिसको ऐसे जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं महत्तम की, तो लघुत्तम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ले लो सारे पद, लेकिन महत्तम का फुल फॉर्म क्या होगा, हम उसको समझने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि मत लो सारे पद, मत लो सारे पद, भी सारे पद नहीं लेने, तो फिर कौन से लेने, जो कॉमन है। इसकी फुल फॉर्म में भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन चीज जो है वो आपको लेनी है, ठीक है। तो महत्तम का अर्थ हम हिंदी में किस तरह से समझेंगे, इसका अर्थ होगा मत लो सारे पद, तो फिर कौन से लेंगे, जो कॉमन है। कॉमन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 की घात 3 है और यहाँ पे 2 तो एक बार भी नहीं है, तो क्या ये 2 जो है वो कॉमन है, दोनों में नहीं है, तो हम 2 को नहीं लेंगे, जो कॉमन चीज है ना वही लेंगे, ठीक है, महत्तम के अंदर। फिर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, घात 3 है ना, तो कॉमन कितनी बार है, एक बार है, तो हम 3 एक बार लेंगे, ठीक। महत्तम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद में बात करते हैं x की, तो x इस पद में है 2 बार और यहाँ पे है घात 4, अर्थात x 4 बार आया हुआ है, x इंटू x इंटू x इंटू x, इस तरह से आया हुआ है। तो कॉमन कितनी बार है, कॉमन है 2 बार, ठीक। यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 4 है, तो कॉमन कितना है, घात 2, अर्थात x की घात 2, ये चीज हम काम में लेंगे। बात करते हैं y की, तो यहाँ पे y कितना है, एक घात है, यहाँ पे घात कितनी है, 2 है, कॉमन कितना है, एक घात है, अर्थात y हम एक बार ही लेंगे, घात 1 ही लेंगे। और z की अगर हम बात करें तो z यहाँ पर 1 है, यहाँ पे घात कितनी है, इसकी 4 है, तो कॉमन कितना है, 1, अर्थात हम z कॉमन z जो है वो कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे p q r वगैरह और भी कुछ होते जो यहाँ पर नहीं होते, तो लघुत्तम में तो हम लेते हैं उन चीजों को, लेकिन महत्तम में हम उन चीजों को नहीं लेंगे, क्लियर। महत्तम हम क्या लेते हैं, कॉमन चीजें लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज याद रह जाएगी, बहुत आसान सी है कि लघुत्तम का अर्थ हो गया ले लो सारे पद, मतलब सारी चीजें आप ले लेना, अधिकतम घात वाली चीजें ले लेना, कोई भी चीज छोड़ना मत, चाहे वो सब जगह हो चाहे नहीं हो। और महत्तम की जगह जब हम बात करते हैं मसप की, अर्थात मत लो सारे पद, अर्थात सारी चीजें मत लेना, तो फिर कौन सी चीजें लोगे, जो कॉमन चीजें हैं उन्हीं को लेना है, ठीक है। तो ये लॉजिक हो गया आपके महत्तम और लघुत्तम का। इसी पर आपके डिपेंडेंट क्वेश्चन है कुछ सिंपल से, जिसमें आपका मेथड यही रहेगा कि आप गुणनखंड करेंगे, और अगर लघुत्तम की बात करोगे तो सारे पद ले लेना, अधिकतम घात वाले ले लेना, एक भी पद छोड़ना मत। और महत्तम की जब हम बात करते हैं तो जो कॉमन चीजें हैं वही लेना। इसके बाद में एक छोटा सा फॉर्मूला है आपकी किताब में, वो हम देखते हैं, और उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है, उसको भी हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं लघुत्तम और महत्तम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर, जिसमें आपके काफ़ी सारे सवाल दे रखे हैं। ये फॉर्मूला क्या है कि किन्हीं भी 2 बहुपद, जैसे मान लीजिए fx और gx, आपको 2 बहुपद दे रखे हैं, आप अगर उन दोनों की गुणा करें या फिर आप उन दोनों का लघुत्तम और महत्तम निकाल के लघुत्तम और महत्तम की गुणा करें, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है। अर्थात किसी भी 2 बहुपद जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी गुणा और उनके लघुत्तम और महत्तम की गुणा आपस में बराबर होती है। तो इस पर डिपेंडेंट कुछ सवाल है जो आप इजीली कर सकते हो। किस तरह से सवाल किस तरह से बनाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 4 चीजें हैं, ठीक है। 2 तो लघुत्तम महत्तम है और 2 है आपके पास ये फलन fx और gx, ये 4 चीजें, इनमें से कोई भी 3 चीज दे रखी होती है और एक चीज पूछ ली जाती है। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 2 बहुपद है जिनका मान दे दिया x² + 2x + 3, या इस तरह से gx का भी मान दे दिया, और कहा जाए कि इनका लघुत्तम ये है तो महत्तम ज्ञात करो। तो महत्तम तो हम पिछले तरीकों से, जैसे अभी हमने पिछला सवाल देखा था, उस तरह से भी ज्ञात कर सकते हो, और आप इस तरह इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे कि जो 2 बहुपद दे रखे हैं उनको गुणा में रखिए, और ये जो लघुत्तम है उसको यहाँ पे बटा में भेज दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। इसी तरह से आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि ऐसे सवाल इस तरह से बनाया जाता है कि आपको कहा जाता है कि 2 बहुपद है fx और gx, ठीक है, उसके आपको लघुत्तम भी दे रखा है, आपको महत्तम भी दे रखा है, और एक बहुपद दे दिया, उसमें से मान लीजिए fx दे दिया, और पूछा जाए कि भैया gx बताइए, gx कैसे ज्ञात करोगे, या gx क्या है, तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले का ध्यान रखोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, लघुत्तम की जगह लघुत्तम रख दोगे, HCF की जगह HCF रख दोगे, एक बहुपद जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ लिख दोगे, जो दूसरा पूछा है वो आप एज इट इज gx या px या कोई भी आप एक नाम दे सकते हो। फिर उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, भैया ये यहाँ बट्टा
में भेज देंगे। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो भाग देना पड़ेगा, और भाग किस तरह से देते हैं, जिसके लिए आप पिछला जो वीडियो है या इस वीडियो में आपको भाग देने का अच्छा सा तरीका आपको मिल जाएगा, उसका आप प्रैक्टिस करते हुए आप इसका भाग दे सकते हैं। तो इस पर डिपेंडेंट कुछ सिंपल से सवाल है जो आप इजीली कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को काम में लेते हुए एक और आपका फॉर्मूला जो क्वेश्चन है वो है इस प्रश्नावली में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और उसमें काफ़ी समझने वाली बातें भी हैं। तो देखते हैं वो सवाल क्या है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब आपके सामने एक अगला सवाल है जो इस प्रश्नावली का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो लघुत्तम और महत्तम से रिलेटेड सवाल है बहुपद वाली प्रश्नावली में, और इस सवाल के एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, या इस टाइप के सवाल आने के एग्जाम में काफ़ी चांसेस हैं। एलसीएम और जो एचसीएफ वाली प्रश्नावली है 2020 में काफ़ी चांसेस है कि इसी प्रश्नावली में से आपके सवाल पूछा जाएगा। इसलिए हम ये थोड़ा सा कठिन लेकिन बहुत अगर आप समझोगे तो बहुत इजी सवाल है। देखिए क्या सवाल दे रखा है। सवाल में आपको दे रखा है दो द्विघातीय व्यंजकों का महत्तम और लघुत्तम आपको दे रखा है। महत्तम है x-5 और लघुत्तम दे रखा है x³ - 19x-30, और आपसे पूछा गया है कि वो दोनों व्यंजक या वो दोनों बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। माना जो दो द्विघातीय व्यंजक है या जो बहुपद है वो f(x) एंड g(x) है। क्लियर, इनको हमने मान लिया कि भैया एक तो f(x) है, f(x) है और एक g(x) है। ठीक, अब हम बात करते हैं। सवाल में दिया हुआ है महत्तम आपको दे रखा है कि x-5 है और लघुत्तम आपको ये दे रखा है, जिसके हम करते हैं गुणनखंड। तो जैसे ही आप गुणनखंड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू किस तरह से आई, देखिए यहाँ पे है घात 3। अब घात 3 वाले जो बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए एक प्रमेय काम आती है, शेषफल प्रमेय, जो आपके क्लास 9th में थी। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि शेषफल प्रमेय क्या कहती है। देखिए, जैसे ये आपके पास बहुपद है x³ - 19x - 30। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि x का एक ऐसा मान ढूंढना होता है जो मान यहाँ पे रखने पर ये पूरा बहुपद 0 हो जाए। जैसे आप ट्राई करने के लिए x का मान 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, -1 -2 -3। तो इस तरह से जब आप रख के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर -2 रखने पर यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी है ना इस पूरे बहुपद की, वो कितनी होगी, 0 होगी। आप चेक कर सकते हो कि -2 रखिए यहाँ पे, ठीक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, -8 और ये कितने हो जाएंगे, +38 और ये है -30। जैसे इसको सॉल्व करोगे ये -38 और +38 कट के कितने हो जाएंगे, 0। तो x बराबर -2 रखने पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू पूरा बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x बराबर -2 इसका एक शून्यक है, अर्थात x बराबर -2 है ना, इसका एक शून्यक या इसका मूल है या इसका हल है। तो इसको पक्षांतरण कीजिए, x + 2 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। x + 2 इसका एक गुणनखंड है, और जब इस बहुपद का एक गुणनखंड x + 2 है तो बाकी गुणनखंड कौन से हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको इसी वीडियो में जो पिछला वीडियो जो मेरा है उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि भाई आपको एक बहुपद का एक गुणनखंड दिया हुआ है और उसके शेष गुणनखंड या शेष शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो गुणनखंड है उसका हम बहुपद में भाग दे देते हैं, अर्थात आप x + 2 का भाग देंगे किसमें, x³ - 19x - 30 में। ठीक है, और जैसे आप भाग देंगे तो भाग देने के पश्चात आपको भागफल ये प्राप्त होगा, x² - 2x - 15। अब भाग किस तरह से देते हैं उसके लिए आप पिछला जो वीडियो है मेरा उसमें आप देख सकते हो कि भाग का पूरा प्रोसेस बता रखा है कि किस तरह से भाग दिया जाता है। तो उस तरह से आप भाग की प्रैक्टिस करके आप ये भाग दे के देख सकते हो कि जो वैल्यू आएगी भागफल वो आ जाएगा x² - 2x - 15। अब करते हैं इसका गुणनखंड। तो 15 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने घटाने से 2 आ रहा हो। ठीक है, -15 के गुणनखंड, तो -15 के गुणनखंड इस प्रकार के होंगे, -5 और +3, जिनको जोड़ने घटाने पर -2 भी आपको मिल जाएंगे। और ये गुणनखंड विधि से हमने इसके कर रखे हैं गुणनखंड। ठीक, अब बात आती है कि इस सवाल में आगे क्या करेंगे। ये तो हो गया गुणनखंड का काम हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इससे आगे कैसे करेंगे। अब आपको क्या पूछा गया था बेटा, कि आपको पूछा गया था 2 बीजीय व्यंजक ज्ञात करो, 2 ऐसे द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करो जिसका महत्तम तो ये आना चाहिए और लघुत्तम ये आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास बहुपद हमने माने हैं f(x) और g(x) की हम बात करें तो देखिए सवाल में एक बात दे रखी है द्विघातीय।
व्यंजक है, अर्थात f ऑफ x में भी x की घात 2 आएगी और g ऑफ x में भी x की घात कितनी आएगी, 2 आनी चाहिए। क्लियर। अब लघुत्तम और महत्तम आपके पास पड़े हैं। लघुत्तम तो ये है और ये महत्तम है। महत्तम जो चीज होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है इसी वीडियो में, क्या देखा है कि महत्तम होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो x माइनस 5 इन दोनों का महत्तम है, fx और g ऑफ x का महत्तम अगर x माइनस 5 है तो x माइनस 5 तो दोनों में होगा, हाँ या ना, तभी तो कॉमन आएगा ना। हो सकता है यहाँ पे 2 बार हो सकता है यहाँ पे 3 बार हो, लेकिन कम से कम एक बार तो हर जगह मिलेगा आपको, क्योंकि महत्तम क्या होता है, अभी हमने बात की थी मत लो सारे पद नहीं लेने, लेकिन कॉमन वाले पद लेने। तो अगर महत्तम x माइनस 5 आया है, इसका मतलब कॉमन तो वहां पे था, कम से कम एक बार तो दोनों जगह पर था। अब बात करते हैं बाकी पदों की। तो देखिए कि लघुत्तम जो है वो ये आया है आपके पास, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अभी आपने एक सूत्र भी देखा था कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x जो है वो बराबर होना चाहिए HCF और LCM के गुणा के बराबर। तो जैसे ही हम इन दोनों की गुणा करते हैं, लघुत्तम और महत्तम की, लघुत्तम चाहे ये लिखो या हमने जब गुणनखंड कर लिया तो ये लिखिए, ठीक। तो ये और ये जब हम काम में लेते हैं तो HCF का मान तो है x माइनस 5 और लघुत्तम का मान क्या है, ये 3 गुणनखंड है। कौन कौन से हैं, एक तो है x प्लस 2, एक है x माइनस 5 और एक है x प्लस 3, ठीक है। अब आपको देखिए कि fx इंटू जी एक्स का मान ये आना चाहिए, 4 मान ये जो है वो 4 चीज़ें आनी चाहिए जब हम इन दोनों की गुणा करते हैं। तो उसमें से देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 ये जो 2 बार है वो तो हमने एक बार ले लिया। जब fx इंटू जी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों चीज़ें आ जाएगी गुणा में जो आ रही है। अब बचे ये 2 चीज़ x प्लस 2 और x प्लस 3, ये कहाँ होंगे, देखो होने को यहाँ पे हो सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों ही यहाँ हो गए, तब भी जब आप गुणा करोगे तो यही वैल्यू आएगी। हो सकता है कि सारी चीज़ यहाँ पर हो, दोनों चीज़ें x प्लस 2 और x प्लस 3, हो सकता है एक हो, गुणा करने पर ये वैल्यू आएगी। अब दोनों किस तरह से होंगे, तो जब देखिए आपको दे रखा है कि द्विघातीय बहुपद है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी x की 2 चीज़ें होंगी, x की 2 घात होगी, यहाँ पर भी x की 2 घात होगी। तो जब एक घात हमने ले ली है तो एक घात आपको और लेनी है, अर्थात हम एक जगह तो x प्लस 2 लिख देते हैं और एक जगह क्या लिख देते हैं, x प्लस 3। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2 और यहाँ पे लिख दिया x प्लस 3, ठीक। अब आप इसको सवाल को वापस चेक कीजिए, क्रॉस का वापस उल्टा रिवर्स करके देखिए कि क्या ये जो दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए लघुत्तम क्या आएगा, इसका महत्तम क्या आएगा, देखिए महत्तम यही आएगा, कॉमन है दोनों में, x माइनस 5 जो दिया हुआ है आ रहा है। और लघुत्तम की जब आप बात करोगे तो लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम होता है ले लो सारे पद, अर्थात सारे पद ले लेने हैं। तो x माइनस 5 जो एक बार है तो एक बार आप लोगे, x प्लस 2 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर तो है, वो भी आप लोगे, x प्लस 3 भी आप लोगे। तो लघुत्तम में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, लघुत्तम में आ जाएगी x माइनस 5 भी आएगा, x प्लस 2 भी आएगा और x प्लस 3 भी आएगा। जो आप देख सकते हो कि लघुत्तम जो आपको दिया हुआ था वो रियल में यही है, x प्लस 2 भी है, x प्लस 5 भी है और x प्लस 3 भी है। क्लियर। तो इस तरह से हम इस सवाल में fx और g ऑफ x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसी के साथ ये जो आपकी प्रश्नावली है, तीसरी प्रश्नावली बहुपद राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th के लिए, उसकी लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये ज्ञान पहुँच सके और जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक अपनी तैयारी जो है जारी रख सकें, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। और अगले जो वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें आपको अगली प्रश्नावली जो है, चौथी प्रश्नावली राजस्थान बोर्ड की, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ ट्रिक्स मिलेंगी ताकि आप उस प्रश्नावली में भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।